नमस्कार दोस्तों। आप इमेजिन कीजिए कि आपको अपना एक डॉक्यूमेंट बनवाना है और आपको उस डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से साइन करवाना है। आप उसके ऑफिस जाते हैं। आप जब उसके ऑफिस में जाते हैं तो वो साइन करने के लिए आपसे कुछ पैसे डिमांड करता है, जो कि करप्ट प्रैक्टिस का एग्जाम्पल है। अब आपके पास इसके अगेंस्ट में एक ऑप्शन है कि आप एक कमीशन के पास जा सकते हैं और उस गवर्नमेंट ऑफिसर की शिकायत कर सकते हैं। और वही कमीशन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो हमारे देश के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए मेन एजेंसी है। तो आज के हम इस सेशन में चैप्टर नंबर 64 ऑफ लक्ष्मीकांत, जिसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की चर्चा है, उसके बारे में बात करेंगे। इस पूरे चैप्टर को हम छोटे छोटे सब हेडिंग्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से सीवीसी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, इसका कंपोजिशन क्या है, इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये जो कमीशन है वो किस तरीके से फंक्शन करती है, इस कमीशन का जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, और ये कमीशन किस तरीके से काम करती है। ठीक है। तो इस पूरे छोटे छोटे सब हेडिंग्स के थ्रू हम आज के इस सेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले हम दोस्तों समझते हैं सॉरी सबसे पहले हम समझते हैं कि सीवीसी का एस्टैब्लिशमेंट किस तरीके से हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो मेन एजेंसी है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। अब इसको 1964 में स्टैब्लिश किया गया था। और जब ये 1964 में स्टैब्लिश हुआ था तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था, बिकॉज इसको एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। और ये जो एस्टैब्लिशमेंट है वो संथानम कमेटी, जिन्हें 1962 से 64 तक के लिए बनाया गया था, इस संथानम कमेटी की सिफारिश के बेस पे 1964 में सीवीसी को एस्टैब्लिश किया गया। बाद में इस कमीशन के इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 पास किया गया। और इस एक्ट के थ्रू इस कमीशन को स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। अब ये जो एजेंसी है वो जितने भी कंप्लेन होते हैं या डिस्क्लोजर होते हैं, करप्शन जो जिसमें कि करप्शन के एलिगेशन होते हैं, और जो विसल ब्लोअर्स हैं जो कि किसी भी ऑफिस में हो रहे करप्ट प्रैक्टिसेस को दुनिया के सामने लाने का काम करते हैं, उनको भी उनसे उनके द्वारा जो भी कंप्लेंट लाए जाते हैं, उनके द्वारा जो भी डिस्क्लोजर किए जाते हैं, उसको रिसीव करता है और उस पर एक्ट करने के लिए ये जो सीवीसी है वो मेन एजेंसी है। अब जो विसल ब्लोअर है वो आप देखेंगे पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रेजोल्यूशन, जिसको हम PIDPI 2004 भी कहते हैं। तो उसके तहत कोई भी विसल ब्लोअर किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस में हो रहे करप्शन को रोकने के लिए इस एजेंसी को यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो हमारे देश के अंदर एक विजिलेंस इंस्टीट्यूशन की एपेक्स बॉडी है, जिसपे कोई भी दूसरी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होता। इसके अलावा ये जो कमीशन है वो हमारे देश के अंदर जितने भी विजिलेंस एक्टिविटी होते हैं उनको मॉनिटर करने का काम करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये बहुत सारी अथॉरिटीज को एडवाइस भी करता है कि किस तरीके से वो विजिलेंस वर्क को रिव्यू कर सकते हैं, किस तरीके से वो विजिलेंस वर्क को रिफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा दोस्तों कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो हमारे देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। तो इसके कंपोजिशन में सबसे पहले आप देखेंगे एक चेयरपर्सन होगा, जिसको कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कहते हैं। और इसके अलावा जो मैक्सिमम 2 अदर विजिलेंस कमिश्नर होते हैं वो इसकी हेल्प करने के लिए होते हैं। तो टोटल मेंबर मैक्सिमम इसके 3 हो सकते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। सारे मेंबर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, और प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एक 3 मेंबर कमिटी के रिकमेंडेशन के बेस पे इनका अपॉइंटमेंट करता है। और इस कमिटी में कौन कौन होता है? एक तो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि इस कमिटी का हेड होता है। इसके अलावा आपको यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इस कमिटी में लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है। टेन्योर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सीवीसी के जो मेंबर्स होते हैं वो 4 साल तक के लिए अपने ऑफिस पे बने होते हैं, या फिर जब तक उनकी एज 65 ईयर्स नहीं हो जाती तब तक के लिए वो अपने ऑफिस में बने होते हैं। एक बार उनका टेन्योर पूरा हो गया तो वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों गवर्नमेंट के तहत किसी भी दूसरे एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम इसके रिमूवल की बात करें तो ये टेन्योर पूरा होने से पहले भी रिमूव किए जा सकते हैं, और ये रिमूवल जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है प्रेसिडेंट वही रिमूव भी करेगा। तो प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है सर्टेन सर्कमस्टांसेस में, और ये सर्कमस्टांसेस वही है जो मैं पिछले 7-8 चैप्टर के से आपके साथ डिस्कस करता आया हूँ। ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट इनको प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इन दोनों ग्राउंड्स के ऊपर भी रिमूव कर सकता है। लेकिन जैसा कि पिछले 3-4 चैप्टर से मैंने आपको बताया है कि जब भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेस पे किसी भी
किसी भी मेंबर को रिमूव किया जाएगा, तो ऐसे केसेस में ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिमूवल को अपहोल्ड कर लिया, तो फिर वो मेंबर अपने ऑफिस से रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया, तो फिर दोबारा वो अपने ऑफिस में स्टैब्लिश हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि इस मैटर में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगला आप देखेंगे कि इनकी जो सैलरीज होती है और इनके जो अलाउंसेस होते हैं, ये कौन डिसाइड करता है? तो इनका जो सैलरी है वो आप देखेंगे, जो चेयरमैन होता है जिसको सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बोलते हैं, उसकी सैलरी और उसके अलाउंस यूपीएससी के चेयरमैन की तरह होते हैं। और जो बाकी दो कमिश्नर्स मैंने आपको बताए थे ना, कि एक चेयरपर्सन होता है, उसके अलावा दो अदर कमिश्नर्स होते हैं। तो ये जो दो अदर कमिश्नर्स हैं, उनका सैलरी, उनका अलाउंसेस वो यूपीएससी के बाकी मेंबर्स की तरह होता है। यानी यूपीएससी का जो चेयरमैन है, उस यूपीएससी के चेयरमैन की सैलरी की तरह जो सीवीसी के चेयरमैन की सैलरी है वो होगी। और जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं, तो यूपीएससी के मेंबर्स की सैलरी की तरह बाकी जो अदर कमिश्नर्स हैं, यानी सीवीसी के जो अदर मेंबर्स हैं, उनकी सैलरी और अलाउंस होंगे। ठीक है। इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें दोस्तों, तो सीवीसी के पास अपना एक सेक्रेटेरिएट है, यानी अपना एक सचिवालय है। इसके पास चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग है। साथ ही साथ इसके पास विंग ऑफ कमिश्नर्स भी हैं, जो कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज को करते हैं। इस तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सीबीसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करता है। तो फंक्शन की बात आई है, तो एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि सीवीसी के फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है। सबसे पहले तो इसका एडवाइजरी रोल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके ऑर्गेनाइजेशंस को एडवाइज करता है किस मैटर्स में, विजिलेंस के मैटर्स में और करप्शन रिलेटेड मैटर्स में। इसके अलावा सुपरविजन ऑफ सीबीआई भी करता है, क्योंकि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, जिसके अंदर सीबीआई को एस्टैब्लिश किया गया है, उसका सुपरिटेंडेंस करता है। और जो भी करप्शन रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन होते हैं, उनमें ये सीबीआई के ऊपर एक नकेल कस के रखता है। सीबीआई किस तरीके से काम कर रही है उसका सुपरिटेंडेंस करने का काम करता है। तीसरा आप देखेंगे विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन ये करता है। जैसे ये जो भी विजिलेंस एक्टिविटीज सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज में चल रही हैं, उनको सुपरवाइज करने का काम करता है। किसी डिपार्टमेंट में अगर विजिलेंस एक्टिविटीज चल रही है, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर कोई विजिलेंस एक्टिविटीज चल रही है, तो उसको सुपरवाइज करने का काम सीवीसी करता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये बहुत सारे मामलों में इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, उसकी इंक्वायरी भी कर सकता है, और जो कि मामले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर में आते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे ये प्रोसीजर्स को रिव्यू भी करता है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस किए जाते हैं। तो ये प्रैक्टिसेस किस हद तक किए जा रहे हैं, क्या क्या इसका प्रोसीजर है, उसमें क्या क्या ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए चीजें की जा सकती है, इन सब को रिव्यू करने का काम भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करता है। इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो अपॉइंटमेंट्स पे कंसल्टेशन का काम भी करता है। जैसे जो ये अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट के लिए एडवाइस करता है। ये जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स होते हैं, ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में और पीएसयूज में इनको अपॉइंट किया जाता है। तो इनके अपॉइंटमेंट में एडवाइस करने का काम भी सीवीसी करता है। इसके आगे देखेंगे आपकी ये जो कंप्लेंट्स होते हैं उनका एग्जामिनेशन भी सीवीसी करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पीआई डीपीआई एक्ट था 2004 का, उसके उस एक्ट के तहत ये जो विसल ब्लोअर्स करप्शन के मामले लेके आते हैं, उस करप्शन के मामलों को रिसीव करता है सीवीसी, और इन मामलों की जांच अच्छे तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू करता है। ठीक है। साथ ही साथ ये सिस्टमिक रिफॉर्म्स की भी बात करता है, क्योंकि हमारे देश में इंटेग्रिटी को, हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी को, जो कि गवर्नेंस में हमें बहुत ही विरले देखने को मिलता है, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या तरीके से सिस्टमिक रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, उन रिफॉर्म्स को भी रिकमेंड करने का काम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो भी डिसिप्लिनरी केसेस हैं उनको मॉनिटर भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करता है, क्योंकि जो भी हमारे देश में विजिलेंस और डिसिप्लिनरी केसेस को लेके प्रोग्रेस हो रहे हैं और उनका अच्छे तरीके से टाइम पे उनका डिस्पोजल हो, इसको मॉनिटर करने का काम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि एक अवेयरनेस और प्रिवेंटिव विजिलेंस भी सीवीसी करने का काम करता है, क्योंकि हमारे देश में करप्शन को लेके अवेयरनेस को प्रमोट करने का काम करता है, कि किस तरीके से करप्शन के हमें बहुत ज़्यादा इल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। और अगर हम विजिलेंस मेजर्स को अच्छे तरीके से अपनाएं, तो हमारे देश में एक अच्छी व्यवस्था बन सकती है। तो ये दोस्तों सीवीसी का फंक्शन था। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं सीवीसी के ज्यूरिसडिक्शन की। तो सीवीसी के ज्यूरिसडिक्शन में सबसे पहले तो आप देखेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर हैं वो आते हैं। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं,
जैसे अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करके जाते हैं तो एक तो आप ऑल इंडिया सर्विसेज में जा सकते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विसेज होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इन 3 सर्विसेज में कौन-कौन आता है, ठीक है? बाकी फिर यूपीएससी क्वालिफाई करके आप ग्रुप ए सर्विस में भी जाते हैं। सॉरी। इनके अलावा आप देखेंगे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, उनमें जो स्केल 5 या उससे ऊपर के ऑफिसर्स हैं, वो भी सीवीसी के जुरिस्डिक्शन में आएंगे। इसके अलावा आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी, इनमें जो ग्रेड डी या उनसे ऊपर के ऑफिसर्स हैं, वो सब सीवीसी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में यानी पीएसयूज में जो शेड्यूल ए बी सी डी के ये हैं पीएसयूज हैं, उनमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं और एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इनके ज्यूरिस्डिक्शन में आते हैं। साथ ही साथ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के जो मैनेजर हैं या उनसे ऊपर के पोस्ट वाले हैं, वो सब सीवीसी के ज्यूरिस्डिक्शन में आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, इसके अलावा और भी कई सारे कॉर्पोरेशन हैं, तो उनमें जो सीनियर डिविजनल मैनेजर होता है या उससे ऊपर के रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो सब सीवीसी के ज्यूरिस्डिक्शन में आते हैं। तो इस तरीके से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो सीवीसी के ज्यूरिस्डिक्शन में आता है। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इस बात को इंश्योर करने का कोशिश करता है कि ये जो ऑफिसर्स हैं वो बिना किसी करप्ट प्रैक्टिसेस के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालें और हमारे देश को आगे लेके बढ़े। अगर हम इसके वर्किंग की बात करें दोस्तों, तो इसके पास कुछ मैटर्स में सिविल कोर्ट की पावर है, जो कि हम पिछले 3-4 चैप्टर से देखते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा ये गवर्नमेंट एजेंसीज को एडवाइस भी करता है कि अगर किसी भी इंक्वायरी को अंडरटेकन किया गया है, तो उस इंक्वायरी में आगे जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है, यानी उसमें आगे किस तरीकों से उस इंक्वायरी को लेके आगे बढ़ा जाए, तो इसमें ये गवर्नमेंट एजेंसीज को एडवाइस करने का काम भी करता है। और इसके अलावा ये प्रेसिडेंट को एक एनुअल रिपोर्ट भी प्रेजेंट करता है और फिर प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखवाने का काम करता है। तो इस तरीके से दोस्तों, जो भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी बातें थी, मैंने आपके साथ डिस्कस की। आज के सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर ज्वाइन करें। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, ठीक है? अब आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस सेशन का, वो है हमारा विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014। अब ये एक्ट जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, जो हमारे देश में करप्ट प्रैक्टिसेस को एक्सपोज करने वाले को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो हम देखते हैं इस विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहला प्रोविजन आप देखेंगे कि ये एक मैकेनिज्म को प्रोवाइड करता है, जिस मैकेनिज्म के थ्रू करप्शन से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको रिसीव किया जाए। अगर कोई पावर का मिसयूज कर रहा है तो उससे रिलेटेड कंप्लेंट्स को रिसीव किया जाए। और या फिर पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी मनमानी कर रहे हैं तो उस मनमानी के खिलाफ भी कंप्लेंट को रिसीव किया जाए। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म को प्रोवाइड करने का काम ये विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट करता है। दूसरा आप देखेंगे कि ये सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सर्वेंट्स को कवर करता है। इसमें मिनिस्टर्स कवर हैं, फिर एमपीज हैं, एमएलएज हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। तो ये सबको कवर करने का काम करता है, ठीक है? यानी कि अगर कोई विसल ब्लोअर जो है इन सारे लोगों के खिलाफ कोई कंप्लेन करता है तो उस विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा आप देखेंगे कि ये कई सारे अथॉरिटीज को के से रिलेटेड हैंडल को जो है कंप्लेंट को जो है वो हैंडल करता है। जैसे पीएम हो गया, स्पीकर हो गया, प्रेसिडेंट है, सीवीसी है। तो इसमें जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज हैं उसमें कई सारे हैं जो कि कंप्लेंट्स को हैंडल करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे ये जो एक्ट है ये विसल ब्लोअर्स के प्रोटेक्शन को इंश्योर करने का काम करता है, ताकि उनका विक्टिमाइजेशन ना हो, ताकि उनका हरासमेंट ना हो। अगर मान लीजिए आपने किसी मंत्री के खिलाफ किसी करप्शन प्रैक्टिस को एक्सपोज किया है, तो जाहिर सी बात है कि वो मंत्री चाहेगा कि आप इससे आगे की कोई कुछ भी ना करें, है ना? तो आपको वो दबाने की कोशिश करेगा। हो सकता है आपकी जान भी चली जाए, हो सकता है वो आपको ही गलत साबित कर दे, आपको पब्लिक प्लेस पे हरास करे, आपकी जान ले ले। तो ये सब जो है खतरा वो बना रहता है। तो इसलिए विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करने का काम ये विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 करता है। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो एक्ट है वो एनोनिमस कंप्लेंट्स को भी प्रोहिबिट करता है। और इसमें आपको आइडेंटिटी जो है वो आपको बताना ही पड़ेगा। आपकी आइडेंटिटी केवल और केवल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास ही रहेगी। इसके अलावा जिसके खिलाफ आपने जो कंप्लेन किया है उसके पास आपकी आइडेंटिटी नहीं जाएगी, लेकिन आपको कमीशन को अपनी आइडेंटिटी बताना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये विसल ब्लोअर्स की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर कोई अनऑथोराइज डिस्क्लोजर करता है किसी भी विसल ब्लोअर के बारे में तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाया जाएगा। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेंटी, फॉरेन रिलेशंस, कैबिनेट प्रोसीडिंग्स, इन सब मामलों में आप विसल ब्लोअर
जो है, जो व्हिसल ब्लोअर है वो किसी भी मामले को एक्सपोज नहीं कर सकते। अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो व्हिसल ब्लोअर्स जो है उसको एक्सपोज नहीं कर सकते। सॉवरेंटी का मामला है तो उसमें उसमें फिर फॉरेन रिलेशन अगर हमारे खराब हो रहे हैं, तो ऐसे कुछ मामले हैं जो कि इस व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के दायरे से बाहर है। ठीक है। फिर इस एक्ट के अंदर में आप देखेंगे जो फॉल्स कंप्लेंट्स होते हैं वो पनिशेबल हैं, और साथ ही साथ ये जो व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट है वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 इसको ओवरराइड नहीं करता। यानी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 ऐसी कुछ बातें हैं जो कि हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और अगर वो पब्लिक डोमेन में आ जाए तो एक पैनिक क्रिएट हो सकता है। तो हर एक ऑफिस को अपने कुछ सीक्रेट्स को बनाए रखने का राइट होता है। उस राइट्स को, उन सीक्रेट्स को हम एक्सपोज नहीं कर सकते, कोई भी व्हिसल ब्लोअर एक्सपोज नहीं कर सकता। ये बात भी व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 में लिखी हुई है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो आज का हमारा सेशन था इसमें हमने कई सारी बातें देखी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए लाभदायक रहा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।